14 फरवरी 2025 को उड़ीसा के केआईआईटी विश्वविद्यालय में शाम 6 बजे वार्षिक उत्सव शुरू हुआ। 3 दिवसीय उत्सव में जहां एक ओर बड़े बड़े सितारे केआईआईटी परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे और सभी छात्र उस माहौल में डूबे हुए थे, वहीं 16 फरवरी 2025 को दोपहर 3 बजे कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल QC 5 में रहने वाली नेपाली छात्रा प्रकृति लामिछाने अपने कमरे में मृत पाई गईं। इसके बाद कॉलेज का माहौल इस कदर बदल गया जिसकी नेपाली छात्रों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही प्रकृति की मौत की खबर फैली, अधिकारियों ने लड़कियों को हॉस्टल में बंद कर दिया और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। हालांकि प्रकृति की दोस्तों ने कुछ ऐसे खुलासे किए जिससे गर्ल्स हॉस्टल में सभी छात्रों का खून खौल उठा। ये खबर सामने आई कि प्रकृति की मौत का जिम्मेदार उन्हीं के कॉलेज में पढ़ रहा तीसरे वर्ष का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र आद्विक श्रीवास्तव है। आद्विक और प्रकृति काफी समय से रिश्ते में थे, लेकिन पिछले साल 2024 की नवरात्रि में दोनों अलग हो गए थे। दोनों के बीच ब्रेकअप कई महीने पहले हो चुका था, लेकिन प्रकृति ने 4 हफ्ते पहले ही आईआरओ कार्यालय में आद्विक के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। आईआरओ यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए संपर्क का पहला बिंदु होता है, जहां वे किसी भी तरह की समस्याएं उनके सामने रख सकते हैं। और यहां हम किसी छोटे मोटे कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की, जो कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, जहां 65 देशों से हजारों छात्र पढ़ने आते हैं। इसी वजह से सबको लगने लगा कि कॉलेज की छवि को बचाने के लिए आईआरओ ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अगर की होती तो आज प्रकृति जिंदा होती। प्रकृति की शिकायत पर भी अभियुक्त के माता पिता को सूचित नहीं किया गया। माता पिता की जानकारी से आद्विक भागने की फिराक में था और इस जानकारी के आधार पर पुलिस की एक टीम आद्विक को हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लेती है। गौर करने वाली बात यह थी कि आद्विक के पास मिले बोर्डिंग पास में जो बुकिंग टाइम मेंशन्ड है वह 16 फरवरी की दोपहर 1:47 का है, यानी प्रकृति की लाश मिलने से लगभग सवा घंटे पहले ही आद्विक ने फ्लाइट बुक कर ली थी। प्रकृति के माता पिता का कहना था कि उनकी अपनी बेटी से आखिरी बार बात उसी दिन दोपहर 2:51 हुई थी और उसकी किसी भी बात से यह नहीं लग रहा था कि वह परेशान या किसी बात से तनाव में थी। वहां मौजूद महिला छात्रों, जो इस पूरी घटना की चश्मदीद गवाह थीं, उन्होंने बताया कि जिस स्थिति में प्रकृति का शव पाया गया उससे एक हद तक यह जाहिर होता है कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या है। इन्हीं सब बातों से कॉलेज के छात्रों को लगने लगा कि प्रकृति की मौत एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसे कॉलेज प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लखनऊ का रहने वाला आद्विक श्रीवास्तव एक धनी और मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से ताल्लुक रखता है। वह एक ऐसा बिगड़ा हुआ अमीरजादा है जिसके लिए कॉलेज एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बल्कि वह अड्डा है जहां वह शराब पार्टी और मनचाही अय्याशी को अंजाम देता है। इसकी 2 मिनट 33 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें यह प्रकृति को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए बेहद घटिया लहजे में बात करता है। इसके अतिरिक्त आद्विक के दोस्त का ऑडियो क्लिप भी लीक हुआ, जिससे उनके रिश्ते की विषाक्त और अपमानजनक प्रकृति का पता चला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आद्विक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं थे। कॉलेज प्रशासन सच को छुपाने की कोशिश कर रहा था और यह बात छात्रों को साफ नजर आ रही थी। छात्रों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके परिणामस्वरूप वाइस चांसलर ने छात्रों के साथ एक बैठक बुलाई, लेकिन छात्रों ने आरोप लगाया कि अपराध स्थल से छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही वार्डन ने प्रकृति के शरीर को KIEMS अस्पताल भेज दिया था। कुछ छात्राओं ने इस बात की पुष्टि की और यह भी कहा कि कॉलेज प्रशासन ने पुलिस या प्रकृति के परिवार को घटना की सूचना नहीं दी थी। इसके अलावा कॉलेज ने प्रकृति के फोन, लैपटॉप और डायरी को हटा दिया था। छात्रों ने मांग की कि अपराध स्थल को सुरक्षित किया जाए और उन्हें प्रकृति के सामान की जांच करने की अनुमति दी जाए।
वार्डन ने छात्रों को बताया कि प्रकृति के कमरे में कोई फोन नहीं था, लेकिन छात्रों को वार्डन के बयान पर विश्वास नहीं था। छात्रों को डर था कि मामले को दबा दिया जाएगा। प्रकृति के न्याय की मांग के लिए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज के संस्थापक अच्युतानंद सामंत ने छात्रों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन छात्र निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान सामंत जमीन पर गिर गए। यह स्पष्ट नहीं है कि यह एक दुर्घटना थी या जानबूझकर किया गया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने स्थिति का फायदा उठाया। कॉलेज प्रशासन ने अफवाह फैलाई कि नेपाली छात्रों ने सामंत पर हमला किया था। इसके बाद कॉलेज सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया और महिला संकाय सदस्यों ने नेपाली छात्राओं को धमकाया। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को परिसर खाली करने का आदेश दिया और उन्हें जबरन बसों में भरकर भुवनेश्वर और कटक भेज दिया गया। 17 फरवरी को कई छात्रों को छात्रावासों से पीटा गया और उन्हें परिसर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। छात्रों को पैसे या भोजन के बिना छोड़ दिया गया और कुछ को नंगे पैर भागने के लिए मजबूर किया गया। कॉलेज, जो छात्रों से भारी शुल्क लेता है, उनके साथ क्रूर व्यवहार कर रहा था। कॉलेज प्रशासन ने इन घटनाओं के बारे में सच्चाई को दबाने की कोशिश की। कॉलेज के अधिकारियों ने एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि छात्रों ने स्वेच्छा से परिसर छोड़ दिया था, लेकिन इस बयान को व्यापक रूप से खारिज कर दिया गया। कॉलेज ने सोशल मीडिया पर एक नाटक भी रचा जिसमें कहा गया कि वे स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि छात्र डरे हुए थे, इसीलिए उन्हें वापस लाने के लिए किसी को प्लेसमेंट तो किसी को 2500 रुपये की पेशकश की गई। छात्रों को 4 बिंदुओं का पालन करने के लिए कहा गया। विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करना, भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को दोहराना नहीं, किसी भी अनुशासनात्मक गतिविधि को दोहराना नहीं और विश्वविद्यालय में वापस लौटने के लिए उन्हें पुनर्विचार करने के अनुरोध का उल्लेख किया गया। इन सभी बिंदुओं से ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे बच्चों ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और अपनी गलती मानकर वो कॉलेज से अनुरोध कर रहे हैं कि वह भविष्य में इसे दोहराएंगे नहीं। मामला कॉलेज प्रशासन के नियंत्रण से बाहर हो गया था। कॉलेज ने 2 सुरक्षा गार्डों को बर्खास्त कर दिया, छात्रावास के अधिकारियों को निलंबित कर दिया और माफी जारी की। कॉलेज ने पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाने का दिखावा भी किया, लेकिन इन कार्यों को पाखंडी के रूप में देखा गया। 18 फरवरी को जब छात्र मोमबत्ती जलाकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौके का फायदा उठाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। नेपाली छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के सामने कई मांगें रखी हैं, जिसमें प्रकृति के न्याय के लिए स्वतंत्र पुलिस जांच, आयु अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, हमलों और भेदभावपूर्ण टिप्पणियों के लिए जवाबदेही और सीसीटीवी फुटेज जारी करने जैसी मांगें शामिल हैं। हालांकि अधिकारियों ने मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। हम उन सभी छात्रों के आभारी हैं जिनकी आवाज को दबाने और कुचलने की सारी कोशिशें की गईं, इसके बाद भी वह बिना किसी से डरे सारा सच हम तक लेकर आए हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक छात्र की मौत का सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था पर सवाल है जो पैसा, शक्ति और राजनीति के आगे सच्चाई को दबा देती है। KIIT, जो दुनिया भर के छात्रों को सुरक्षा और शिक्षा का वादा करता है, आज उसी ने अपने छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है। KIIT, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपना घर कहकर बुलाता था, क्या यह वही घर है जो अपने ही छात्रों को रात के अंधेरे में बिना पैसे, बिना खाना और बिना किसी आसरे के यूं ही सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देता है? जो कॉलेज उनका सेकंड होम होना चाहिए था, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कुछ छात्र अभी तक सदमे में हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि जो हुआ वह सच था या कोई बुरा सपना। हम सच के सामने आने की उम्मीद तो करते हैं, पर डर इस बात का भी है कि हर कहानी की तरह इस मुद्दे से भी दुनिया आगे बढ़ जाएगी, न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस बदल जाएंगी और हर बार की तरह KIIT इस बार भी अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटा देगी। यह एक दुखद कहानी है जो सत्ता के दुरुपयोग, अन्याय और भेदभाव को उजागर करती है। यह महत्वपूर्ण है कि सच्चाई सामने आए और न्याय मिले।